देखिए, इसमें सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम लोग जो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड जनरल पर्पस स्टोर में जो आप पहले पढ़े थे वही है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का भी सेम कॉन्सेप्ट है जो इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग हम लोग यूज किए थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना। तो तो टुडे विल डिस्कस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। क्या चीज क्या चीज क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना दोनों। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कैश कंट्रोलर और कैश कंट्रोलर बेसिकली जो भी कंट्रोलर यूज होता है। ठीक है ना। कैश कंट्रोलर is used to control the activities of Good cache, afternoon. good afternoon, cache memory। ठीक है ना। एंड मेमोरी कंट्रोलर जो यूज होता है, मेमोरी कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है ना। तो मेमोरी कंट्रोलर, अब यहाँ पर देखिए बेसिकली जब हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो इसका रोल आपको वहां पर डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी मैपिंग में। ठीक है ना। मेमोरी मैपिंग बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो ट्रांसफरिंग होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। तो कैश मेमोरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ कैश कंट्रोलर एंड मेन मेमोरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेमोरी कंट्रोलर। तो इफ अब यहाँ मेमोरी मैपिंग का जरूरत कब होता है? वी टू मेंटेन द हीट रेशियो और मिस रेशियो। हाँ। तो हीट एंड मिस रेशियो, बेसिकली हीट और मिस रेशियो क्या है? तो आपका जो सीपीयू से क्लोज कौन सा मेमोरी होता है? प्रोसेसर रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी होता है। तो सीपीयू ऑलवेज डिमांड द इंस्ट्रक्शन टू द कैश मेमोरी। तो वट एवर फेस्ट इंस्ट्रक्शन available with the primary memory, that fetched instruction is allocated to the cache memory from where the CPU collect the information। तो वहां से आपका सीपीयू जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अगर हीट रेशियो आपका अच्छा होगा सिस्टम का तो आउटपुट अफेक्ट ज्यादा जनरेट होगा, यानी थ्रूपुट अफेक्टेड होगा, मैक्सिमम थ्रूपुट सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। अगर हीट रेशियो कम होगा तो उस केस में मैक्सिमम टाइम सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा और उसमें उसको कोई प्रोसेसिंग करने के लिए जॉब नहीं मिलेगा। अब एक्चुअली अब क्वेश्चन यहाँ ये है, जब कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है तो व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोलर? तो बिकॉज व्हेनेवर दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन अराइजेज, यानी कि इन प्लेस ऑफ हीट मिस इज जनरेटेड, दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल विद द कैश मेमोरी एट द मोमेंट व्हेन द सीपीयू डिमांड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है तब उस केस में आपका क्या होगा? मिस। तो मिस होगा तो उस केस में आपका इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि प्राइमरी मेमोरी में हो या अभी फेचिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो इट विल, ये आपका सिस्टम को चेक करना होगा कि वेदर द फेच इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल विद द प्राइमरी मेमोरी। तो अब ये आपका जो है प्राइमरी मेमोरी में है या नहीं, ये मेमोरी कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेमोरी कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी। So in between the cache controller and the memory controller, the particular communication should establish to
transfer the instructions because the instruction is demanded by the CPU. And for that memory mapping technique we introduced. So various memory mapping like associative, set associative. तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पेरिफेरल्स, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टर्मिनोलॉजी पेरिफेरल यूज करते हैं तो उसमें इनपुट करने का रिसोर्स एरिया बहुत हो सकता है। आप इनपुट कीबोर्ड से कर सकते हैं, इनपुट माउस से कर सकते हैं, आउटपुट भी आपका वेरियस हो सकता है, यानी प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है ना। अब ये इनपुट आउटपुट के अलावा देयर इज सम सर्टेन स्टोरेज एरिया आल्सो, so that is also used to access the information because that storage area is used to permanently residing the data. हाँ, तो इसमें देखिए, हाँ ठीक है, इसीलिए तो इसमें लिखिए। तो as we know that computer consists of CPU, memory, input output devices, ठीक है ना, और यू कैन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अच्छा रहेगा, यू कैन से पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस which can be called input output devices. So all communication in between various component of computer is accomplished via बोलिए या थ्रू सिस्टम बसेस। अब ये सिस्टम बसेस इज डेटा बस, एड्रेस बस, एंड कंट्रोल बस। ये तीन बसेस के माध्यम से जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, इन्हीं बसेस के माध्यम से आपका पूरा होता है। अब इसमें इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली वी हैव टू डिस्कस। अब इसमें क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अगर इनपुट आउटपुट नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन तब भी काम करता है। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, but the proper recognition should not establish whenever there is a absence of input output organization inside the computer. Means if there is no keyboard, you are not going to interact with the system by giving a set of inputs of your own. अपना आप इनपुट नहीं दे सकते अगर कीबोर्ड नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा तो आप अपने ऑपरेशंस को व्यू नहीं कर सकते, आउटपुट देख नहीं सकते हैं। लेकिन स्टिल आपका जब सिस्टम ऑन करेंगे, मॉनिटर नहीं हो तो आपका प्रोसेसिंग होगा, सिस्टम बूट होगा, लेकिन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि वेदर योर सिस्टम बूटिंग इज कंप्लीटेड और अंडर प्रोसेसिंग, because by the help of the monitor you can recognize properly that the system booting is completed and now the system is ready for any work. किसी भी काम करने के लिए आपका सिस्टम तैयार है, आप उस सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देयर इज अ नीड टू इंक्लूड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस along with the system. सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड करने का मेन रीजन यही है कि आप जो भी ऑपरेशन हो रहा है
उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये रिकॉग्निशन प्रॉपरली तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर इंटरेक्शन मीडिया आपके पास हो। तो ये इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, दीज आर द वेरियस इंटरेक्टिव रिसोर्सेज थ्रू विच यू कैन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज द सिस्टम ऑपरेशन। यानी सिस्टम में जो काम हो रहा है उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने के लिए डिवाइसेस का जरूरत है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन किया जाए कि इफ देयर इज नो इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन योर सिस्टम, वेदर द सिस्टम इज वर्केबल और नॉट, तो इट इज वर्केबल। So you cannot say that it is not workable. It is workable, but you are not going to recognize each and every activities which is to be performed on the system. तो आपके सिस्टम पर जो काम हो रहा है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप हार्ड कॉपी उसका प्रिंटर से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी तरह का व्यू और रिस्पॉन्स आपके पास नहीं मिल पा रहा है, लेकिन स्टिल आपका सिस्टम तो रन कर रहा है, काम हो रहा है, उसमें जितना भी इंस्टॉल प्रोग्राम है सब रिसाइडेड है आपका हार्ड डिस्क में। लेकिन अब वो प्रोग्राम को आप रिक्वेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम पर आपको काम करना है उसको रिक्वेस्ट देने के लिए कीबोर्ड या माउस यूज करेंगे। कोई भी आइकन, जैसे यहाँ टास्क बार में है एक्सेल, तो एक्सेल को क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन होगा। लेकिन अब ये डिस्प्ले ही नहीं होगा तो ये एक्सेल ओपन कैसे होगा? अब क्लोज कैसे होगा यहाँ से? ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज जो आप ऑपरेशन किए, सिस्टम कॉल को कॉल किए, ये तभी कर पाए जब डिस्प्ले सेक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर डिस्प्ले नहीं है तो आपका सिस्टम काम कर रहा है लेकिन आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इस सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज द ओनली। तो वर्केबल तो रहेगा लेकिन प्रॉपर इंटरैक्टिव नहीं बन पाएगा। तो अंडर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू तो आपको पता है कि सीपीयू इज द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। We just discussed the peripheral devices, which is one of the component of the particular computer. So peripheral devices comes under input output organization. अब ये जो peripheral devices है, actually peripheral devices in consist of input, output and as well as the storage devices. तो peripheral devices में आपका input, output ये सारा चीज आ जाता है, ठीक है ना? तो it is the devices which is connected with the computer। हाँ? है क्या उसमें? अच्छा, इट इज द डिवाइस विच इज कनेक्टेड। आप एक मिनट रुकिए, आपको एग्जामिनेशन में तो रहेगा ही नहीं फाइल हैंडलिंग से, क्योंकि सिलेबस में नहीं, ठीक है ना? तो इट इज द नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस है आपके पास? हाँ हाँ, देखिए उसमें। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। तो इट इज द डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, ठीक है ना? फॉर विच पॉइंट ऑफ व्यू, किस का पर्पस के लिए ये कनेक्टेड होता है? हाँ हाँ, कनेक्टेड होता है लेकिन ये कंप्यूटर से एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना? तो इट इज द डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बट एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर से एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल करने का मतलब एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर बोलिए या एक्सटर्नल टू द प्रोसेसिंग, यानी जो प्रोसेसिंग हो रहा है उससे ये बाहर है, उसके इंटरनल यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इट इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बट एक्सटर्नल टू द प्रोसेसिंग, यू कैन से फंक्शन परफॉर्म्ड ऑन टू द कंप्यूटर। कोई भी प्रोसेसिंग फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म होगा उससे ये अलग है। तो अगर दीज डिवाइसेस आर डिसकनेक्टेड, स्टिल योर कंप्यूटर वर्क्स या वर्केबल है। तो इट इज द डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बट एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर प्रोसेसिंग जॉब, यानी कि जो भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग जॉब है उसके लिए ये एक्सटर्नल है।
एक्सटर्नल इसलिए कि जब प्रोसेसर को इसका जरूरत होता है तब इसको डिमांड करता है, यानी प्रिंटर का जब जरूरत होगा तब प्रिंटर को देखा जाएगा, जब नहीं होगा तो प्रिंटर का कोई काम नहीं। आपका कनेक्ट है, डिवाइस है, लेकिन अब नहीं होगा डिवाइस तो प्रिंट नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। वर्क तो हो रहा है लेकिन आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओपन करने के लिए इधर CUI या GUI मोड होना चाहिए। जब डिस्प्ले ही नहीं है तो CUI और GUI मोड होने का कहाँ सवाल है। आप कमांड बेस्ड इंटरेक्ट करेंगे या सिस्टम कॉल्स बेस्ड, ये तब करेंगे जब डिस्प्ले में आप आइकन देखेंगे या कमांड एडिटर विंडो ओपन होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ही नहीं होगा, कमांड विंडो ओपन करने के लिए डिस्प्ले चैनल चाहिए, तो ये नहीं होगा। तब उस केस में आप प्रॉपरली आपका जो है इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं होगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट और प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरनल प्रोसेस चलते रहेगा। तो इट इज द डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बट एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर प्रोसेसिंग जॉब। This means in absence of peripheral, computer works efficiently नहीं बोल सकते हैं, वर्क्स बोल सकते हैं, कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है ना, क्योंकि इफिशियंटली तब होगा जब प्रॉपर इंटरेक्टिव होगा। तो कंप्यूटर वर्क करेगा पेरिफेरल डिवाइसेस के प्रेजेंस में। इसे बोल जाए कि इन एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल वेदर कंप्यूटर इज वर्केबल और नॉट, तो इट इज वर्केबल, ठीक है ना। तो इफ इट इज वर्केबल देन हाउ व्हाट इज द नीड ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, तो पेरिफेरल डिवाइसेस इज नीडेड बिकॉज proper interaction should established only when the devices are connected with the system is available with the system. Because if input device is there, we are going to give input to the system. If the display is there, we are easily to see the, it is easy to see the output of the particular instructions जो भी process हुआ है। To permanently reside the data, we need a storage devices like pen drive, hard disk। ये सारे devices अगर नहीं भी होंगे तब भी काम हो जाएगा। बूटेबल फ्लॉपी पेन ड्राइव से बूट कर दीजिए, सिस्टम बूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम तो बूट हो गया, लेकिन अब उसमें कोई आपका जो है एप्लीकेशन नहीं है। तो एप्लीकेशन कितना आप बूटेबल के बाद पेन ड्राइव में फिर कितना रखिएगा, एक्सटर्नल डिस्क कितना रखिएगा, अगेन एप्लीकेशन को रखने के लिए परमानेंट, क्योंकि प्रोग्राम आपका जो प्रोसेस तभी कन्वर्ट होगा जब आप रीलोकेट कब होगा, जब एलोकेट होगा कहीं। तो रीलोकेशन का जो कंडीशन तभी आपका जनरेट होगा जब एलोकेशन हुआ रहेगा। तो एलोकेशन करने के लिए वो आपको स्टोरेज डिवाइसेस का जरूरत, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी का जरूरत पड़ेगा। तो डिवाइसेस इन दिस मीन्स इन एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है ना। तो what is, why is the peripheral devices included, so that is the reason कि just to make computer interactive one। तो reason behind, so to make computer more effective या to make computer usage, कंप्यूटर का यूज ज्यादा इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड efficient, peripheral devices are introduced, ठीक है ना। तो ज्यादा कंप्यूटर, टू मेक कंप्यूटर यूसेज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, पेरिफेरल डिवाइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ अब पेरिफेरल डिवाइसेस आर रिसाइडेड आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो सीपीयू से तो बाहर रहता है, हार्ड डिस्क भी आपका बाहर रहता है। तो पेरिफेरल devices consist of input, output and storage devices, यानी कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज ऑल आर कंबाइंडली नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो वन बाय वन वी डिस्कस।
फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस, ये तीन तरह का जो डिवाइसेस है, इसमें बेसिकली फंक्शनिंग हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़े हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस का भी एग्जांपल हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी अवेयर दैट के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर और डिस्प्ले सेक्शन। अदर देन दिस टू, वट एवर माउस और जो भी इनपुट आप, जॉयस्टिक, जो भी इनपुट आप डिवाइसेस यूज करते हैं, वो सिचुएशन और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप वो डिवाइस यूज करते हैं। बट स्टैटिक आपका जो डिवाइस है वो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और मॉनिटर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस में आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जितना भी फ्लैश मेमोरी, जितना भी मेमोरी कार्ड जो भी आप यूज करते हैं, सब आपका वो स्टोरेज डिवाइस है जहां पर आप परमानेंटली रिसाइड करते हैं डेटा को। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डिवाइसेस आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द सीपीयू, दैट्स व्हाई वी डिस्कस द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। देयर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो जैसे आपका प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता सीपीयू से, इन बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू देयर इज अ कैश मेमोरी। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अंडर डेटा ट्रांसफर स्कीम दैट कि देयर आर टू मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड डीएमए इनपुट आउटपुट। तो एक हो गया जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और इंटरप्ट ड्रिवन। सिंक्रोनस कब होता है? जब डिवाइसेस और प्रोसेसर का स्पीड सेम होता है, यानी कि जैसे आपका प्रोसेसर कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया, डिवाइस उसको रिस्पॉन्ड इमीडिएटली कर दिया, बिकॉज स्पीड ऑफ डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर इज सेम। बट दैट इज नॉट द केस, मतलब ये आपका स्पेसिफिक केस नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि आपका स्पीड डिवाइसेस का और प्रोसेसर का सेम हो। तो देयर इज अनदर वे ऑफ डेटा ट्रांसफर एसिंक्रोनस में। तो एसिंक्रोनस इज व्हाट? एसिंक्रोनस में आपका जो स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो प्रोसेसर को उसको रिस्पॉन्स करना है। तो प्रोसेसर जैसे आपका कोई सिग्नल जनरेट करेगा तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपका रिस्पॉन्ड कर ले। तो उसमें क्या है कि आपका प्रोसेसर आइडल स्टेट में जाता है थोड़े समय के लिए। जितना समय रिस्पॉन्ड करने में वो डिवाइस लगाएगा, उतना समय तक सीपीयू को कोई काम नहीं है, वर्कलेस हो जाएगा। तो इसके चलते तीसरा मोड इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट लाया गया। इंटरप्ट ड्रिवन यानी कि जितना समय में वो रिस्पॉन्ड कर रहा तब तक दूसरा प्रोसेस को एलोकेट करके उस पर वर्कआउट शुरू कर दिया जाए। लेकिन अब ये तीनों तरह के मोड ऑफ ट्रांसफरिंग में आपका क्या था कि सीपीयू का प्रेजेंस था, तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू डिले द प्रोसेस, प्रोसेस डिले हो रहा था। तो उसके लिए डीएमए सेक्शन हम लोग डिस्कस किए, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें सीपीयू सिस्टम बसेस को जो है अवेलेबल करवाता है डीएमए कंट्रोलर को, और डीएमए कंट्रोलर डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग ऑपरेशन इनिशिएट करता है जब तक उसको डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर जब वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि जो सीपीयू है और डिवाइसेस के बीच में देयर इज ए इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो दीज आर द डिवाइसेस क्या हो गया जी? तो ये जो इंटरफेस एक्चुअली क्या है? अब डिवाइसेस में आपका डिवाइसेस में भी इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज किसी तरह का डिवाइसेस हो सकता है जो आपका ये कनेक्टेड है। ये एक्चुअली व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस? वी जस्ट डिस्कस इट एज ए पोर्ट, यानी कि कनेक्शन पॉइंट। देयर इज ए कनेक्शन पॉइंट ऑफ द डिवाइसेस, डिवाइसेस का एक कनेक्शन पॉइंट है जिस कनेक्शन पॉइंट से आपका डिवाइस कनेक्ट होता है। अब जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या सीपीयू तक उसी फॉर्म में मिलता है या उसमें चेंजिंग होता है? हाँ, हाँ चेंजिंग होता है। इसका मतलब पोर्ट पर किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहता है? एक्चुअली क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जी और मशीन रीडेबल फॉर्मेट।
ये दो फॉर्मेट है। अब वे बताइए कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो पोर्ट है वो किस तरह का इंफॉर्मेशन रखता होगा, मशीन लेवल फॉर्मेट इंफॉर्मेशन रखता होगा या ह्यूमन लेवल फॉर्मेट रखता होगा? दोनों रखेगा ना सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेगा ह्यूमन से तो सर ह्यूमन वाला रखेगा और फिर सीपीयू को देगा उसमें बदल और फिर एक्चुअली आपका जो कीबोर्ड है वो इनकोडर का काम करता है, हम लोग पढ़े ना। हाँ, असाइनमेंट वहाँ मंजे सर को दे दीजिए, मंजे सर। तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट इंटरफेस आपका जो है स्टेटस, कोई भी डिवाइस का स्टेटस कौन बताता है? योर स्टेटस इज अवेलेबल टू द सीपीयू फ्रॉम द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। यानी कि सिस्टम आपका, डिवाइस आपका रेडी है या रेडी नहीं है, ओके है नहीं है, ये स्टेटस सीपीयू को लेने में जितना समय लगता है उतना समय में आपका इंटरफेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है तब उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सीपीयू को मिलता है, फिर से जो सीपीयू कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया है वो इनिशिएट होता है। जब तक ये नहीं हुआ तब तक वो इनिशिएट नहीं करता है। तो अब डिवाइस आपका डिस्कनेक्टेड है तो स्टेटस कौन देगा? इनपुट जिससे आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है वही ना देगा। तो पोर्ट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, पोर्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस टू द पर्टिकुलर सीपीयू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन द वर्क इज accomplished। तो डिवाइसेस आपका इनपुट डिवाइस इज यूज एज ए इनकोडर, हम लोग डिस्कस किए इनकोडर डिकोडर, ये दोनों क्या है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो यूज किया जा रहा है। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है इनकोड होगा, इनकोड करने का मतलब कि जो भी करेक्टर सेट है उसमें वो कन्वर्ट होगा। तो ह्यूमन लेवल फॉर्मेट से वो मशीन लेवल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और डिस्प्ले। हाँ 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 हाँ, तो वही चीज पूछे ना कि आईओ इंटरफेस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि आईओ इंटरफेस आपका सीपीयू और डिवाइसेस के बीच में होता है। तो डिवाइसेस जो है वो एक तो कनेक्शन पॉइंट के रूप में यूज करता है आईओ को, और सीपीयू तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए पहले इंफॉर्मेशन उस पोर्ट पर जाता है, फिर पोर्ट से सीपीयू तक जाता है। सीपीयू भी किसी भी इंफॉर्मेशन को मान लेते हैं अगर सेंड करता है तो पहले वो इंफॉर्मेशन उस पोर्ट को जाता है, फिर उस पोर्ट से कनेक्टिंग डिवाइसेस को जाता है। अब ये पोर्ट आपका जिस तरह का डिवाइस को कनेक्ट किया गया उस तरह का पोर्ट का नाम होगा। अगर इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है तो इनपुट पोर्ट, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है तो आउटपुट पोर्ट। अब यूएसबी अगर पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो उस पोर्ट का यूज इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। केवल आपका डिवाइस यूएसबी इनेबल्ड होना चाहिए। तो अगर यूएसबी इनेबल्ड इनपुट डिवाइस कनेक्ट है तो इनपुट पोर्ट का काम कर रहा है, अगर यूएसबी इनेबल्ड आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है तो आउटपुट पोर्ट का काम कर रहा है। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या है, फंक्शनिंग जो हम लोग पढ़े थे वही है कि इनपुट डिवाइसेस आर जस्ट यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। तो इट इज used to give input to the computer, ठीक है ना। तो it accepts user input, convert it बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, एक मिनट रुकिए। अटेंडेंस तो इसका स्नैप ले लीजिए। तो अटेंडेंस ले लीजिए, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। क्या चीज?
हमको भी आ जाता है, हमको भी आ जाता है। ईमेल पर नहीं आता है, वन ड्राइव पर आता है। यानी कि जूम का जो लॉगिन है वहाँ पर हर दिन का जितने लोग लॉगिन ऑनलाइन किए हैं उनका डिटेल्स रहता है। ऐप्स के थ्रू अटेंडेंस ले लीजिए तो आप पता चलेगा घर बैठे ही अटेंडेंस ले रहा है। क्या? एक नंबर कहीं रहेगा इसे हेलो हाँ बोलिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। लिख रहे थे तो आवाज कैसे जाएगा जी? एक बार में एक ही काम होगा। अभी जा रहा है आवाज? यस सर। तो सर, इनपुट हेलो जब, सर। हाँ बोलिए। सर स्क्रीनशॉट भेज दिया सर अटेंडेंस का व्हाट्सएप। ठीक ठीक। तो अब इन वेरियस इनपुट डिवाइसेस इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो यूज हम लोग करते हैं, एक्चुअली क्या है कि इट एक्सेप्ट्स द यूजर इनपुट जो भी आपका है एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपका इनपुट डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और आउटपुट डिवाइस का फंक्शनिंग क्या है कि ये आपका इंफॉर्मेशन को 0 1 के फॉर्म में लेता है और उसको कन्वर्ट करता है फिर से इक्विवेलेंट कैरेक्टर सेट में। तो आपका अगर ASCII 7 या ASCII 8 पैटर्न पर अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉलो किया जा रहा होगा तो उसका जो कैरेक्टर सेट है वो कैरेक्टर सेट आपका यूज होगा, ठीक है ना। तो उस कैरेक्टर सेट को यूज करते हुए 0 1 में, तो उसको हम लोग डिस्कस किए थे कि जो आपका हर कैरेक्टर जो सेट है वो दो तरह का आपका जो है बिट जनरेट करता है, एक जोन बिट और एक डिजिट बिट। जोन बिट इज द एड्रेस जो फिक्स रहता है और डिजिट बिट इज द एक्चुअल वैल्यू और कैरेक्टर ओवर देयर। तो जैसे अगर ASCII 7 की बात करिए, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें कैरेक्टर ग्रुप जो है, कैरेक्टर ग्रुप आपका जो है जैसे A to I, कितना कैरेक्टर हुआ इसमें? A B C D E F G H I, 9 कैरेक्टर, ठीक है। तो A to I कैरेक्टर ग्रुप के लिए जो डिजिट बिट है वो क्या होता है? 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 9, 1 से 9 तक का बाइनरी इक्विवेलेंस होता है। अब सपोज करो कि A का ASCII वैल्यू कितना होता है? 65। तो 65 है तो A आपका इस ग्रुप में है, A इस ग्रुप में आया तो 65 का आप जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? इसका याद करने की जरूरत नहीं है, जोन बिट निकाल लेते हैं। तो 65 का हाँ 65 का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे कितना आएगा? 1 0 0 0 1, यानी कि 3 और 2 5, 32 हो गया। और होगा ना जी। तो ये हो गया 3, इसके बाद 3 और 3 6, यानी 64 और 1 65। तो ये देखिए ये जो 3 है, ये जो 3 है, तो जोन बिट ये 1 0 0 फिक्स हो जाता है। जोन बिट आपका 1 0 0 फिक्स हो जाता है। और ये जो आपका है ये है डिजिट बिट DB, ये आपका ZB। तो ZB जो जोन बिट है ये फिक्स होता है, ये वेरी करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से। तो अब जैसे खुला हुआ है जी इसीलिए तो गर्म हवा आ रहा है। AC चला के इसको कौन खोल दिए? इसको बंद कीजिए।
कह रहे हैं कहाँ से, हमको लगा कि ये मशीन से हवा आ रहा है क्या गलत, बहुत दिन से। हाँ, डिजिट बिट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ग्रुप। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर ग्रुप है, जैसे A2I इज अ कैरेक्टर ग्रुप, इसके बाद आपका है J2R। J2R में कितना होगा, फिर 9 है। तो उसके लिए भी J2R में J का वैल्यू कितना होता है, उससे आप देख लेंगे जोन बिट, याद अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। 100 फिक्स रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि D आपने किया तो D का कितना होता है ASCII वैल्यू, D का ASCII वैल्यू एनीवन 65, 66, 67, 68 ना, ABCD। हाँ, तो 68 होता है ना, तो 68 होगा। तो अब देख लीजिए, ये तो फिक्स है, आपको 64 तो किसी भी कीमत पर चाहिए। तो 0 0 3 और एक 4, 1 मिनट रुक जाइए, 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ तक तो 68 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 3 और 3 6, 64, 2 का पावर 6 64 होता है ना। अब इसके बाद क्या होगा, 4 आपको लाना है। तो 4 के लिए क्या है, अब ये कितना है, 3 और 3 6 एक साथ। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए आपका, हाँ हाँ, उसको चेंज करेंगे 4 to 1 पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। 1000106, ये 8 बिट का हो गया। तो 3 और 3 6 7 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जोन बिट है, ये आपका फिक्स है क्योंकि डी भी A2I कैरेक्टर ग्रुप में है। और ये आपका डिजिट बिट है, डी कितना नंबर पर आता है, ABCD 4 नंबर पर। तो 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 9, 1 to 9 में 1 2 3 4 का, तो ये 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट में है 0 1 0 0, ठीक है ना। तो A2I किसी भी कैरेक्टर का अगर आपका बाइनरी कन्वर्जन होगा तो उसमें जोन बिट 100 फिक्स रहेगा ASCII 7 के लिए। ASCII 8 में फिर 4 बिट का ये हो जाएगा, वो 4 बिट का ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए जोन बिट आपका चेंज हो रहा है में। अब जैसे J का आप निकालिए, J का कितना होगा, A 65 67 68 69 70 71 72 73 74। तो J का आपका जो है ये वैल्यू 74 है। तो 74 का बाइनरी कन्वर्जन करिएगा तो कैसे होगा, 74 का बाइनरी 1001010 100 1010 1010 ये होगा। तीन और 3 6 64, और ये हो गया आपका 10 100। 74 होगा ना जी, J का 100 सही है सर। 2 ठीक है, ठीक है, 74 का इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन जोन बिट तो सेम रह गया ना, जोन बिट तो चेंज होना चाहिए था। हाँ, तो आपके अलग अलग कैरेक्टर ग्रुप में जोन बिट आपका चेंज होगा। 60 ABCDEFGH 73। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे।
सर बोल रहे हैं निकल सर 74 का। ये जो आप लिखे हैं 1010, ये 1010 का वैल्यू कितना हो जाता है? 10 हो जाता है ना? ये 10 नहीं होना चाहिए ना। तो 10 कहाँ होगा? ये जो लास्ट का 4th बीट है ये तो 10 हो, 1010 क्या हुआ है? हाँ तो इसका मतलब है, हाँ तो इसका मतलब है कि A2I J2R नहीं होकर ये अब आपका 10 नंबर पर आ रहा है ना। तो ये 1 to 9, तो 1 to जे आपका पहला करेक्टर है ना, तो जे पहला करेक्टर है तो A2I यहाँ पर जो बाइनरी इक्विवेलेंस होगा ये 1 to 9 अगर होगा तो जे का वैल्यू तो 001 ही होगा, सीक्वेंस में तो 1 ही होगा ना। तो उस केस को अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है जोन बीट में कोई चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल पर ठीक है ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू कितना है। ये करेक्टर ग्रुप एक्चुअल में 9 बिट 9 करेक्टर को ही होल्ड करता है या टोटल रेस्ट जो आपका करेक्टर है सबको ले लेता है इसमें, यानी कि 15 या A2J होता है। तो इसमें तो ये 9 करेक्टर होगा, ये फिक्स है। इसका करेक्टर ग्रुप एक बार चेक करना होगा। ठीक है, बट वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है, जोन बिट और डिजिट बिट। इसका वैल्यू एक बार चेक करना होगा कि इसका वैल्यू J2R के लिए है या J2R से आगे पूरा Z तक है। 65 का डिजिट बिट, 65 क्या है? पहला करेक्टर है ना, तो डिजिट बिट पहला 1 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 0001 और 100 आपका जोन बिट हो गया। तो 100 जैसे अगर कोई ए को अगर आपका जो है 100001 में बदल देगा तो फिर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से फिर हमको ए कैसे मिलेगा? तो ए मिलेगा इस जोन बिट से, जोन बिट से ये हमारा A2I करेक्टर ग्रुप मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा कि इस A2I करेक्टर ग्रुप में कौन सा सीक्वेंस है? तो फर्स्ट पहला करेक्टर है, तो पहला करेक्टर कौन है? ए है, तो फाइनली हमको ए मिलेगा। तो ए से हम इसको 01 में पहले कन्वर्ट किए उस कोडिंग पैटर्न से यूज करके, और फिर इस 01 का जो 7 बिट का कोडिंग पैटर्न है इसका फर्स्ट 3 बिट जोन बिट के फॉर्म में ये करेक्टर ग्रुप को फाइंड किए, और उस करेक्टर ग्रुप में फिर अगला जो 4 बिट है उससे पता किए कि कौन सा सीक्वेंस का करेक्टर है। तो उससे फिर से हमको वो ए करेक्टर मिल गया। तो एक्चुअल में इनपुट और आउटपुट सेक्शन में यही काम होता है। इनपुट सेक्शन में हम इस करेक्टर को प्लेस किए और ये करेक्टर जो है वो इनकोड हो गया 01 में। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर। तो A2I है, तो A2I में हम D का निकाल रहे हैं, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा। और D का अगर आप निकाल रहे हैं तो D में ये 100 तो फिक्स रहेगा जोन बिट। और D कितना नंबर पर है? 1 2 3 4, तो 4 का क्या हो जाता है? 4 to 1 अगर पैटर्न देखे तो 0 1 0 ये होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? डिजिट बिट। तो ये हो गया ना 68 के बराबर। हाँ, तो यहाँ जोन बिट से 100 से ये हमको पता चल गया फिर A2I करेक्टर ग्रुप, और डिजिट बिट से ये पता चल गया कि इसमें 4th नंबर, ठीक है ना, 4th नंबर करेक्टर। तो यहाँ से हमको ABCD 4th नंबर करेक्टर D है, तो D से हम 01 में कन्वर्ट किए, तो ये हमारा प्रोसेसिंग में चला गया 01 में, क्योंकि मशीन हमारा 01 में प्रोसेस कर रहा है। और उसको फिर हम देखना चाह रहे हैं डिस्प्ले सेक्शन पर, आउटपुट डिवाइस पर। तो देखने के लिए हमको फिर उस 01 को उस करेक्टर में चेंज करना होगा। तो उस 01 को फिर से जोन बिट से करेक्टर ग्रुप और डिजिट बिट से स्पेसिफिक करेक्टर सीक्वेंस हमको पता चल जाएगा उस करेक्टर ग्रुप में कि कितने नंबर का करेक्टर आपका यूज हो रहा है। तो जो सीक्वेंस मिलेगा उसके हिसाब से वो करेक्टर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये प्रोसेसर जो है फास्ट अगर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे दिखेगा,
प्रोसेसर सेलेरॉन ले लीजिए, अभी देखे पता चलेगा कि अभी आप जब टाइप किए तो अभी दिख नहीं रहा, अभी थोड़ा देर समय लगेगा, तो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा देर बाद तब डिस्प्ले होगा। इसका मतलब है कि उसको डिस्प्ले होने से पहले जो कन्वर्जन है वो इनसाइड प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है। क्योंकि प्रोसेसर फास्ट है इसलिए बैकग्राउंड प्रोसेसिंग आपका वो एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाता है, वो आपका काउंटेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपको समय ही नहीं लगता, आप प्रेस कर रहे हैं वहां दिख रहा है। तो यू कैन नॉट इमेजिन द बैकग्राउंड प्रोसेस बिकॉज द बैकग्राउंड प्रोसेस इज टू फास्ट हैंडल बाय द पर्टिकुलर प्रोसेसर। तो फास्टली हैंडल है इसलिए उसको रिकॉग्नाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इनपुट डिवाइस में फंक्शनिंग होता है एक्सेप्टेंस ऑफ यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिडल फॉर्म, conversion into 0-1 form as per the character coding pattern used by the computer like ASCII, EBCDIC, BCDIC, ASCII 7, ASCII 8, various coding pattern we have, फंडामेंटल में पढ़े होंगे। तो ये कोडिंग पैटर्न का यूज करके ये कन्वर्जन होता है और फिर वो कैरेक्टर हमारा जो है 0-1 के फॉर्म में मशीन, क्योंकि सीपीयू आपका जो मशीन है वो 0-1 के फॉर्म में ही डेटा हैंडल करता है।